हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज करने वाले हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट से अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की, तो वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, ये मैंने पिछले क्लास में कराया था, क्वेश्चन फिर से करा दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो गोपाल स्वरूप पाठक नहीं थे। बाकी कौन थे? रवि रॉय थे, हुकुम सिंह थे, बलराम भगत। आपको इसको क्रम में भी सजाने को आ सकता है, तो आप एक बार सारे जो भी हैं उनको देख लीजिएगा, स्टार्टिंग वाले कुछ और लास्ट वाले कुछ, ताकि आप अगर मैच द मतलब क्रम में सजाने को आए तो उसको आसानी से कर सकते हैं। और किस आर्टिकल के 393 आर्टिकल के अनुसार लोकसभा सदस्य अपने में से एक को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करता है? अगला, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मल डी पामर का है, ग्रेविल ऑस्टिन है, माइनर विनर है, अतुल कोहली है। तो इनका पामर का है इलेक्शंस एंड द पॉलिटिक डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस। फिर है ग्रेविल ऑस्टिन का है, ये तो कई बार आपने देखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन। माइनर विनर का है पॉलिटिक्स ऑफ स्कारसिटी। अतुल कोहली का द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, अब ना 2019, देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होता है। बट 2019 से क्या हुआ, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2019 से। अगला है, ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। तो इसमें ई प्रशासन से क्या होता है? तो इससे क्या होता है, अधिक दोस्ताना होता है, सुविधाजनक होता है, पारदर्शिता होता है, किफायती भी होता है। सारा हो जाएगा। अगला, संगठन के सिद्धांत के विकास से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए, हेनरी फेयल भी हैं, उर्विक भी हैं, लूथर गुलिक भी हैं, एल डी वाइट भी हैं। तो एल डी वाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, संगठन के सिद्धांतों से संबंधित विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो संगठन के सिद्धांतों से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं? हेनरी फेयल है, लूथर गुलिक है, एल एफ उर्विक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 10 वर्ष तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा है? तो फ्रेडरिक रिक्स रहे हैं। ठीक है, अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध वन वेस्ट वे का अर्थ क्या होता है? कार्य विधियों का मानकीकरण। कार्य विधियों का मानकीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में वन वेस्ट वे का अर्थ कार्य विधियों का मानकीकरण वैज्ञानिक प्रबंध उपागम संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक टेलर द्वारा किया गया है। टेलर के अनुसार प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नियुक्तिकर्ता की अधिकतम समृद्धि के साथ साथ प्रत्येक कामगार को भी अधिकतम धन प्राप्त कराना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? तो ये है स्टेट डिपार्टमेंट। बाकी स्टाफ एजेंसी, ऑफिस ऑफ बजट एंड द मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, द व्हाइट हाउस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निष्पादन बजट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, में किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम 1954 में निष्पादन बजट की वकालत लोकसभा ने की थी। तत्पश्चात द्वितीय अनुमान समिति ने भी निष्पादन बजट की वकालत की थी। प्रशासनिक आयोग ने निष्पादन बजट को सभी विभागों में अपनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया गया है। मूल अधिवास, तो यह है यूएसए।
अगला है असर्शन रीजन का है, कमान की एकता के सिद्धांत का व्यावहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता। कारण बताया जाए, सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ सही और सही स्पष्टीकरण है। आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, विकास कूटनीति। याद रखिएगा, आर्थिक कूटनीति को किसके, अब देखो एलिमिनेट करके ला सकते थे, सांस्कृतिक में आर्थिक क्यों आएगा, तेल कूटनीति संकट कर नहीं, विकास कूटनीति। अगर निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्ष विशेषता नहीं है, देखिए क्या नहीं है, तो ये है आपका गुटनिरपेक्ष इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। अगला, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है, राष्ट्रीय शक्ति की तकनीक नहीं, तो विश्व संगठन में शामिल होना। विश्व संगठन में और क्या क्या है, कूटनीतिक है, आर्थिक शासन कला है, सैन्य शक्ति का उपयोग है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को देखता है कि आपको कितनी समझ है। ठीक है, अगला है पुस्तक है और लेखक है। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द थ्री ट्रेडिशंस, फिर है द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, ह्यूमन सिक्योरिटी, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसको हम मैच करेंगे तो इसका ए का 4 होगा। इनका क्या नाम है, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी थ्री ट्रेडिशंस, तो ये हो गया। और बी सेकंड में होगा थर्ड, द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, एन बी एडम्स। फिर ह्यूमन सिक्योरिटी थर्ड में हो जाएगा सेकंड, टेड बॉक्स सॉकवेनॉन और अनुराधा चेन्नॉन। फिर इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन, ये तो आ भी चुका है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो ये है गेरहाल्ड वेल्स का। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप ऑप्शन ए है। ये आपका यूजीसी नेट 2015 का क्वेश्चन है। देखिए 2015 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तो आपके यूजीसी नेट में तो हेल्प करेगा, साथ ही आपको पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट इसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में किसे शक्ति का प्रतीक करेंसी और पावर कहा गया। अब मैं इधर ना आपको मतलब 2-3 दिन के बाद से मैं रिसेंट वाला करा दूंगी, 20 से लेके नहीं 18, अब तो हाँ चलो 15 का हो ही गया ना, 16 17 18, 18 से फिर 2018 से क्या हुआ ना, एक ही पेपर आने लगा 100 क्वेश्चन का। पहले जब 2018 से पहले जितने भी एग्जाम हुए तो आपका 2 पेपर सब्जेक्ट का होता था, 50 एक कुछ पेपर सेकंड में रहता था, 75 सेकंड थर्ड पेपर में रहता। फर्स्ट पेपर तो कॉमन अभी भी है, तभी भी था। और 2018 से फिर हो गया था आपका ये 100 क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसी शक्ति का प्रतीक करेंसी, अब अगर आप बोलोगे 15 से लगातार डायरेक्ट पूरा कराते जाऊं या मैं फिर रिसेंट वाला करा दूं, आप कमेंट करना। आपको रिसेंट वाला चाहिए मतलब पिछले 5 साल वाला, ये पिछले 10 साल वाला, मतलब अभी 15 से स्टार्ट करनी हूँ तो 25 तक जो अभी रिसेंट वाला तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, पर मैं एक सीरीज में ही आपको ये दे दूंगी। देखिए निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक करेंसी ऑफ पावर माना जाता है, तो परमाणु हथियार को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है। ठीक है, एक एक मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, इसमें कूट में दिया हुआ है, चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की सेवानिवृत्ति हो रहे सदस्य तत्काल पुनः होने के लिए पात्र भी होते हैं। तो इसका है पहला, ये तीसरा और चौथा, दूसरा नहीं है, दूसरा पढ़ते क्या, फिर 2003 संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, नहीं वो तो पहले बना। ठीक है, ये तो आप एलिमिनेट करके ला सकते, बाकी आपको पता होता चाहे नहीं होता, लेकिन स्विट्जरलैंड वाला तो आई थिंक पता होना चाहिए आपको। अगला है, किसने कहा है कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन पर ही आप लोग क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है।
ठीक है, पढ़िए एक बार। क्या है? माइकल डोयल है। देखिए, शीत युद्ध का अंत, आदर्श राज और उदारवादी पूंजी के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन ऑप्शन है? माइकल डॉयल है, थॉमस डन है, फ्रांसिस फुकियामा है, सैमुअल हंटिंगटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए जो स्विट्जरलैंड है ये यूएनओ का 10 सितंबर 2002 को हुआ था, और 190 मेंबर, 190 मेंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2002 में हुआ था। अभी टोटल कितने मेंबर ये आप बताइएगा। ठीक है, यूएनओ में कितने टोटल मेंबर है, क्योंकि अगर आप टीजीटी के एस्पायरेंट है तो यूएनओ और इंडिया का रिलेशन पढ़ना है, तो उसमें क्या क्या हर मतलब वो उससे रिलेटेड भी, मैं यूएनओ से रिलेटेड भी एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये वाला बुक याद रखिए कि एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, ये बुक सीधे पूछी जा सकती है। अगला है सोवियत संघ जर्मनी अनाक्रमण संधि है। जर्मनी का सोवियत संघ आक्रमण है। जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा है। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैच किया हुआ देखिए, सोवियत संघ जर्मनी अनाक्रमण संधि 1941। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और फिर अब इसको काल क्रम में सजाने को आ जाएगा। ठीक है, सीधे ये नाम देगा और काल क्रम में सजाइए। तो देखिए दोनों 41 में हुआ है, बट ये अप्रैल में हुआ, ये जून में हुआ। जर्मन सोवियत संघ पर अनाक्रमण पहले ये अनाक्रमण संधि हुआ है अप्रैल में। ठीक है, आक्रमण हुआ है आपका 41 में। फिर है जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा हुआ था 39 में मार्च। और देखो कितना मतलब नियर है, 39 में पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आजकल तो कालक्रम वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे पूछते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? वार्डूंग सम्मेलन 1955 में आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया। ठीक है, अगला, सम्मेलन में आयोजित करने का तत्कालिक साव ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैक्ट था। इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत, रूस और चीन ने स्वागत किया। वांडुंग इंडोनेशिया का एक शहर है। तो 1, 2 और 3। एक मिनट, 1, 2, क्या है वांडुंग? वांडुंग कहाँ का है? एक मिनट रुको। चलो अगला क्वेश्चन देखें हम। देखिए ये क्या है? अगला है कुछ एक मिनट, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, पढ़िए आप लोग। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को उसकी मांग पर और विशेष समझौता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल है 41, 42, 43। देखो वांडुंग तो पश्चिम इसमें में है। ठीक है, तो ये तो होगा, यानी चौथा तो होगा। वांडुंग इंडोनेशिया में एक शहर है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए फिर डी हो जाना चाहिए ना, 1, 2 और 4 है ना। इस तत्कालिक 1, 2 और नहीं, सॉरी ये नहीं, 1, 2,
वन सही है, तो ये ऑप्शन ही यहाँ ये नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो, देखो ये वाला है। वार्नू ने एक शहर, ठीक है, इस सम्मेलन में आयोजित, ठीक है, इस सम्मेलन आयोजन विचार सोवियत रूस ने इसका स्वागत किया। तो ए को हमें एलिमिनेट करना है, ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, सॉरी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, बी है आंसर, 2, 3 और 4। देखिए एक्सप्लेन सही दिया हुआ, ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। अगला देखिए, इसमें कौन सा चार्टर होगा, ये चार्टर है 43, ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड चार्टर को भी आपकी शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, आप एक बार देखना। शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी, जैसे जितने भी कंटेंट होते हैं ना जो को बहुत बार याद करने वाला होता है, वो मैं डेली हर दिन 2-3 शॉर्ट्स भी आजकल आपको डाल रही हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान ज़्यादा लंबी वीडियो ना देके, कम से कम अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, ये है दिसंबर 2015 का वो थर्ड पेपर। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार आपने एग्जाम में देखा। तो पहला है और दूसरा हो जाएगा अल्फ्रेड कोबेन हो जाएंगे, लास्ट एट और रॉबर्ट डहल हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। अगला चलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में देखिए, ऑप्शन में पढ़ती हूँ, यह वैज्ञानिकवाद को स्वीकार करता है और मानकवाद का खंडन करता है। दूसरा, यह राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक परिघटना की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करता है। तीसरा है, यह संरचनात्मक और संस्थात्मक होता है और राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों के तर्क और आधार का परीक्षण करता है। चौथा है, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक नियामक तथा अनुभूति मूलक मूल्यांकन परक तथा व्याख्यात्मक ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। तो इसका है केवल ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक उदारवाद के बारे में क्या सही है। ये आपके यूपी टीजीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल आपका काफ़ी अच्छा आने वाला है, पहले वाला लेवल नहीं आएगा। तो देखते हैं आधुनिक उदारवाद क्या है। ऑप्शन है, राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्तियों की स्वतंत्रता, ठीक है, आधुनिक उदारवाद की बात पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समूह के महत्व को मान्यता, ठीक है, राज्य को सीमित भूमिका का समर्थन, कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियामक और समर्थन। तो देखो ये पहला और तीसरा जो है ना, ये आपका पारंपरिक उदारवाद का लक्षण हो सकता है, और दूसरा और चौथा है आपका आधुनिक उदारवाद का। तो ठीक है, याद रखिएगा। अगला है माओ के, और मैंने उदारवाद टॉपिक भी करा रखा है चैनल पे, आप देख सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरी करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो पॉलिटिकल थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। अगला, माओ ने विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। माओ के विसंगति सिद्धांत के बारे में, ठीक है, चारों ऑप्शन में पढ़ती हूँ। देखिए, सभी काल और समाज में विसंगतियाँ सार्वभौमिक होती है। फिर प्रतिरोधात्मक विसंगतियाँ विद्वेषी वर्गों के बीच उत्पादक और शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती है। तीसरा, गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियाँ लोगों के बीच हो सकती है जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है। समाजवाद व्यवस्था में विसंगतियाँ का कोई स्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा को हमें एलिमिनेट करना था। अगला है, देखिए ये वेल ऑफ इग्नोरेंस, एलिनेशन, पीस मील, सोशल इंजीनियरिंग, नाइट वॉच स्टेट। तो नाइट वॉच रॉबर्ट नॉजिक हो जाएंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस आपके हो जाएंगे जॉन रॉस, एलिनेशन तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। और तो देखिए फर्स्ट में हमारा 3 लगाना था, फर्स्ट में 3, तो एक से ही आपका आंसर आ जाता, बाकी आप कर लो, मैच कर लो। पीस सोशल इंजीनियरिंग कार्ल पॉपर का है। कार्ल पॉपर ने 3 की आलोचना की थी, हीगल, मार्क्स और प्लेटो की। द ओपन सोसाइटी विद एनिमी में उसने किया था, ये तीनों की आलोचना की थी। अगला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें तो क्रम में दिया गया, ऐसे सिंगल एक एक ही थिंकर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए परेटो है, एक में आपको तीनों का चारों का पता चल जाएगा। देखिए परेटो है, मोस्का है, मिसेल्स है और गैसेट है। तो देखिए
ये सबको मिसल्स का है अल्पतंत्र का कठोर कानून। तो 3 में हमें 4 लगाना है, 3 में 4। चलिए इसमें तीनों में है, चलिए तो हमारी बात नहीं बनेगी। फिर है आपका पेरेटो का क्या है, इतिहास विजन का कब्रिस्तान। और मोस्का का सर्कुलर। तो आप इसको कुछ कोरिलेट करके कुछ याद कीजिए। तो मोस्का देखिए ए का हो जाएगा सेकंड, यानी पेरेटो अभी इतिहास अविजन का कब्रिस्तान, ठीक है। और मोस्का हो जाएंगे आपके विजन का परिसंचालन, और गैसेट हो जाएंगे आम जनता का सिद्धांत। चलिए गेस्ट से जनता याद रखना, गेस्ट से जनता, ठीक है। गेस्ट गैसेट, गेस्ट से लोग होते हैं, जनता याद रखना। पेरेटो से कैसे याद रखोगे, अभिजन का कब्रिस्तान, पटाखा जलने से वो हो जाता है कब्रिस्तान में, मतलब मर जाते लोग, इस तरीके से याद रखो। मोस्का, मोस्का अभिजन कुछ क्या मास नहीं, क्या कर सकते हो कुछ, मतलब ऐसे कोरिलेट करके वैसे याद रखो, क्योंकि हो सकता है ना ऐसे आप पढ़ लोगे लेकिन एग्जाम में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर बिल्कुल बहुत बार आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है तो नहीं भूलते, लेकिन आपने 2-3 बार ही इस क्वेश्चन को किया है तो एग्जामिनेशन हॉल में इसको मतलब कंफ्यूज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो आप कुछ कुछ रिलेट करके ऐसे याद कर लो। अरे हाँ, ऐसे ये कर सकते हो, मोस्का यानी मसाला लगा तो हम लोग वो चलने लगते हैं ना, मतलब चलने लगते हैं, मतलब जलन होती है, तो उस तरीके से कुछ भी कर लो जैसा आपको सर लगे, ठीक है। मसाला जब लग जाती है, मिर्ची लग जाती है तो कैसे हम लोग भागने लगते हैं, नहीं, तो वैसी वाला वैसे कर लो। तो कुछ भी मतलब कुछ रिलेट करके याद करोगे ना तो वो चीज़ें एग्जाम में स्ट्राइक करती है माइंड में, तो वो फिर आप अच्छे से वो उस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करोगे। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी पीजीटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन। इसका देखिए, परंपरागत समाज है, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें हैं, फिर उत्कृष्ट अवस्था है, फिर परिपक्वता की प्रवृत्ति है, उच्च सामूहिक खपत का युग है। तो ये आपको इसको लिए इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ये नहीं है, याद होना आसान है। परंपरा पहले होगा, फिर पूर्व, ये उत्कृष्ट का पूर्व शर्तें, इसको इंग्लिश में भी देख लेना, इंग्लिश वर्जन भी देख लेना, तो वो इंग्लिश वर्जन इससे और इजी है, तो ये मुश्किल नहीं है, बस एक बार माइंड में रहना चाहिए रोस्टो का। और क्या कितने दिए अवस्था, 5 चरण, ये भी पूछा जा टीजीटी में सीधे ये पूछा जा सकता है, डब्ल्यू रोस्टो का प्रस्तावित आर्थिक विकास के कितने चरण है, ठीक है। अगला है, जब शक्ति का सत्ता से सम्मिलन हो तभी इसकी वैधता है। शक्ति दूसरों के ऊपर बल का प्रयोग है, तो ठीक है, दोनों सही है, बट स्पष्टीकरण नहीं है। अगला, सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता विभाज्य है परंतु जवाबदेही अविभाज्य है, तो दोनों सही है। देखिए इसमें सत्ता सवाल एक ही, ये सत्ता को अलग चीज बोला तो इसका है, दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही कराते हैं, बाकी जो इसमें इसमें अभी आपके पास 65 क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।